सीएम धामी ने वन्य जीवन हेल्पलाइन का किया लोकार्पण। सक्रियता जांचने को टोल फ्री। सरई रेंज में बाघिन के घायल होने की दी जानकारी। नैनीताल में आयोजित जिला पंचायत सदस्य अभ्यास वर्ग के उद्घाटन सत्र को अमृत भारत स्टेशन के चीन में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में उत्तराखंड की मानसी नेगी ने 20 किलोमीटर वॉक रेस में जीता कांस्य। पेयजल समस्या को देखते हुए डीएम नैनीताल ने शीश महल स्थित फिल्टर प्लांट का किया निरीक्षण। डीएम ने पेयजल उपलब्ध कराने के अधिकारियों को दिए निर्देश। ऋषिकेश एम्स में आउटसोर्स कर्मचारियों ने सेवा समाप्ति नोटिस के खिलाफ किया प्रदर्शन। ओपीडी सेवाएं बंद होने से परेशानी के सामने कर रहे मरीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड में, हुआ आपके साथ हारिस। सबसे पहले आपको खबर बता देते हैं, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से खबर सामने आ रही है, जहां पर गौरीकुंड में बड़ी खबर आपको बता दें। आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने किया मुआयना। गढ़वाल मंडलायुक्त विधायक भी साथ रहे मौजूद। सर्च अभियान में तेजी लाने के दिए निर्देश। गढ़वाल मंडलायुक्त विधायक भी रहे मौजूद। सर्च अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। लापता और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। पीड़ित परिजनों की हर संभव सहायता सरकार करेगी। तो गौरीकुंड में हुए दर्दनाक हादसे का मामला आपको बता दें। गौरीकुंड में दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने पहुंच करके मुआयना किया। आपको बता दें कि गढ़वाल मंडलायुक्त विधायक भी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं बताया जा रहा है कि सर्च अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि गढ़वाल मंडलायुक्त विधायक भी इस दौरान साथ में मौजूद रहे। सर्च अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। लापता मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। पीड़ित परिजनों को हर संभव मदद की वादा किया गया है। गौरीकुंड में हुए दर्दनाक हादसे का मामला आपको बता दें। आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने किया मुआयना। गढ़वाल मंडलायुक्त विधायक भी इस दौरान साथ में मौजूद रहे। वहीं सर्च अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। तो गढ़वाल मंडलायुक्त विधायक भी इस दौरान साथ रहे मौजूद। लापता और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई गई है। पीड़ित परिजनों की हर संभव सहायता का सरकार सहायता करेगी। रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर गौरीकुंड में हुए दर्दनाक हादसे का मामला सामने आया, जहां पर आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने पहुंच करके मुआयना किया। बता दें कि इस दौरान गढ़वाल मंडलायुक्त विधायक भी साथ में मौजूद रहे। सर्च अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। तो गढ़वाल मंडलायुक्त विधायक भी साथ रहे मौजूद। अगली खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के रामनगर से सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, रामनगर से, जहां पर जिला पंचायत सदस्यों का अभ्यास वर्ग शुरू। कुमाऊं के जिला पंचायत सदस्यों का अभ्यास वर्ग 2 दिनों का अभ्यास वर्ग रामनगर में शुरू हुआ। बता दें कि बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य कार्यक्रम में शामिल हुए। तो कुमाऊं के जिला पंचायत सदस्यों का अभ्यास वर्ग 2 दिनों का अभ्यास वर्ग रामनगर में शुरू हुआ।
बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य कार्यक्रम में शामिल हुए। 2024 की चुनाव में बीजेपी की तैयारी जुटी। जिला पंचायत सदस्यों का अभ्यास वर्ग शुरू। कुमाऊं के जिला पंचायत सदस्यों का अभ्यास वर्ग 2 दिनों का अभ्यास वर्ग रामनगर में शुरू हुआ। बीजेपी के जिला पंचायत सदस्यों का कार्यक्रम शुरू। कुमाऊं के जिला पंचायत सदस्यों का अभ्यास वर्ग। वहीं अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उत्तराखंड में कई रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास होना है। इसी के अंतर्गत रुड़की रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प किया जाना है, जिसके चलते आज कल डीआरएम मुरादाबाद राजकुमार सिन्हा ने रेलवे स्टेशन रुड़की पर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीआरएम मुरादाबाद राजकुमार सिंह ने बताया कि रविवार को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने बताया कि जैसा कि रुड़की स्टेशन अभी भी आने वाले समय में उससे बहुत ही अलग हो जाएगा, इसी के चलते आज कल उन्होंने पहुंच करके वहां पर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि हमारी टीमों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम हो चुके हैं। ये निरीक्षण अमृत भारत स्टेशन स्कीम में रुड़की के शामिल होने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। कल यहाँ पे एक कार्यक्रम होगा जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा स्टेशन के रीडेवलपमेंट के वर्क का शुभारंभ करेंगे। तो जैसा रुड़की स्टेशन आपको दिख रहा है, इससे बहुत अलग एक रुड़की स्टेशन आपको मिलेगा जल्दी ही। नहीं, हमारी टीम लगी हुई है। हमारी टीम ने ऑलरेडी सारी प्रिपरेशंस कर ली हैं। उन्होंने अपनी सारी योजनाएं तैयार कर ली हैं। मैं तो सिर्फ उन्हें थोड़ा सा मॉरल सपोर्ट देने के लिए आया हूँ। वहीं ऋषिकेश एम्स में लगभग 1000 आउटसोर्स कर्मचारियों को 31 अगस्त के बाद सेवा समाप्ति का नोटिस के खिलाफ सभी कर्मचारी लामबंद होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते ऋषिकेश एम्स में स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सीधा असर पड़ रहा है। आउटसोर्स कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के बाद एम्स की ओपीडी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। साथ ही रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैंक और ट्रॉमा सेंटर का भी कार्य प्रभावित हुआ है। आउटसोर्स कर्मचारी समस्या के समाधान को लेकर के मांगों पर बैठे हैं, जिससे एम्स पहुंचने वाले मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर से आए हैं जी, और सुबह 5 बजे से बैठे हुए हैं। तो अभी तक मतलब टोकन मिला हमें कम से कम 11-12 बजे जाकर। तो फिर कहने लगा आज होने के धरने में बैठे हुए, इसलिए सारी स्टाफ सब चला गया यहाँ से लोगों। किस चीज़ के लिए बैठे हुए थे, क्या ये जांच करवानी थी मैडम जी, खून की जांच है, टेस्ट वगैरह हैं, ये जांच करवाने थे। और यहाँ बहुत भीड़ थी, सब चले गए। कितनी? अच्छा, सुबह से काफ़ी भीड़ थी। सुबह से 5 बजे से काफ़ी भीड़ थी सर, पूरी लाइन लगी हुई थी यहाँ पे सारी। ये अब क्या लग रहा है आपको? अब हमें लग रहा है, बोल रहे कहने लगा लंच 2 बजे लंच होगा, उसके बाद मतलब 1% हो भी सकते हैं, स्टाफ आ भी सके तो हो जाएगा, नहीं तो फिर 2-3 दिन के बाद होएगा, आप घर चले जाना। वहीं शहर में पेयजल समस्या को देखते हुए डीएम नैनीताल ने आज शीश महल स्थित फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पेयजल अधिकारियों को से शहर में रोजाना हो रही पेयजल आपूर्ति, गुणवत्ता और कितनी पेयजल की जरूरत आने वाले समय में पड़ सकती है, इसको लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। डीएम नैनीताल ने बताया कि वर्तमान समय में हल्द्वानी शहर को लगभग 80 MLD पानी की रोजाना आवश्यकता है, जिसको लेकर के अलग अलग स्रोतों से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पेयजल किल्लत होना लाजमी सी बात है, जिसे देखते हुए अन्य विकल्पों और ठोस योजनाओं पर काम करने के लिए ज़रूरी है। बता दें कि इसके लिए अधिकारियों से चर्चा करके तमाम सुझाव सामने आए हैं और लंबित योजनाओं को जल्दी अमली जामा पहनाए जाने की बात कही।
सप्लाई है हल्द्वानी शहर की, वो काफ़ी अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिसके माध्यम से वाटर कैपेसिटी, वाटर सप्लाई की कैपेसिटी को बढ़ाए जाने के प्रयास होते रहते हैं। मानसून में और गर्मियों के समय में वाटर सप्लाई का संकट हल्द्वानी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आता है, जिसके समाधान के लिए मल्टीपल एजेंसीज काम कर रही हैं। एडीबी न्यू हल्द्वानी के लिए स्टोरेज और वाटर सप्लाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको डिज़ाइन कर रहा है, साथ ही कुछ नलकूप भी डिज़ाइन कर रहा है। साथ में शीश महल प्लांट के से जो 4 फिल्टर्स हैं वो भी काफ़ी बड़ी मात्रा में लगभग 35 MLD के आसपास की सप्लाई हल्द्वानी शहर को देती हैं। अगली खबर पौड़ी से आपको बता दें, जहां पर टिहरी जिले के देवप्रयाग विधानसभा की तहसील कीर्तिनगर के बागवान में कांग्रेसियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को मिली राहत पर खुशी जताते हुए जबरदस्त आतिशबाजी की, साथ ही मिठाई बांटते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश व्यापार सभा अध्यक्ष, सेवा दल जिला उपाध्यक्ष, युवा कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष समेत मौजूदा कांग्रेसियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम फैसले को लोकतंत्र की जीत बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा राहुल गांधी के बढ़ते कद को देख करके घबरा गई, इसलिए उन्हें फंसाने के लिए षड्यंत्र कर रही है। उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने से रोकने का प्रयास कर रही है। आज ये खुशी का माहौल है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत की संसद में सिर्फ एक बात कही थी कि जो अडानी के में जो पैसा 20,000 करोड़ लगा है वो किसका पैसा है। सिर्फ इस बात पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी को उनकी संस्था खत्म कर दी थी, उनसे बंगला खाली करवा दिया था और उनको 2 साल की सजा कर दी थी। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए ये हितकारी फैसला है। और उन्होंने जो मोहब्बत की दुकान थी और नफरत के जो बाजार में जो फैसला किया है वो सुप्रीम कोर्ट का हम उसका आभारी हैं। कांग्रेस पार्टी उसकी आभारी है। और आज राहुल गांधी जी को कल वो लोकसभा में भी जाएंगे, उनकी संस्था बहाल हो गई है, उनको बंगला भी मिलेगा और वो अब 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ेंगे। अगली खबर आपको बता दें हल्द्वानी से, जहां पर प्रयागराज में तैनात एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के आपसी विवाद में आप सब लोग परिचित हैं। अब ठीक ऐसा एक मामला हल्द्वानी में देखने को मिला है। हल्द्वानी के एक बुद्ध पार्क में बैठा एक शख्स खुद को पत्नी द्वारा सताए जाने की बात कह करके रुआसा हो जाता है, उसका गला भर आता है। दरअसल इस शख्स का नाम नितिन जैन है, जो कि हरिद्वार का रहने वाला है। उनका कहना है कि अपने कागजातों में सुरबीरे मेडिकल सर्टिफिकेट सहित तमाम व अन्य दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं। उनकी मूल तैनाती रुद्रप्रयाग में थी, लेकिन किसी तरह अधिकारियों से मिली भगत के चलते उसने दुर्गम से सुगम में अपनी तैनाती करवा ली। वहीं पत्नी के अन्य एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चलने की बात भी सामने आई। बता दें कि नितिन के साथ ही धरने पर छात्र संघ के पूर्व और नए पदाधिकारी शामिल रहे। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी हमारी सुरभि से बात नहीं हो पाई है। उनका पक्ष जैसे ही सामने आता है हम पूरे इस मामले को आपके सामने रखेंगे। मैं 2011 से हरिद्वार में सुरभि के साथ रह रहा हूँ और 2014 में हमारी रजिस्टर्ड मैरिज हुई है। 2011 में मैंने एक फ्लैट सुरभि के नाम कराया था और कुछ अमाउंट भी सुरभि को 6 लाख रुपए नंबर 1 में और बाकी कुछ कैश में उसको दिया था। उसकी पीएचडी कराने में मेरा पूरा हो रहा है, मैंने पूरा सपोर्ट किया है और सब तरह से खर्चा वर्चा मैंने किया है और उसे एक फ्लैट और जो और घर का सारा सामान है वो सब दिलवाया। और 2014 से हम साथ रह रहे थे, मतलब जब रजिस्टर्ड मैरिज हो गई थी उसके बाद से हम साथ रह रहे थे। 2016 में हमारी एक पुत्री हुई, उसके बाद से उसका रवैया बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। रोज़ लड़ाई झगड़ा, बच्चे को मारना पीटना और उस तरह से बहुत ज़्यादा व्यवस्था ख़राब होने लगी। फिर उसने मुझे घर से ये कह के निकाल दिया कि भाई ये फ्लैट मेरे नाम है तो तुम इस घर से चले जाओ। लक्सर कस्बे के वार्ड नंबर 10 के लोगों ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंच करके जमकर के प्रदर्शन किया। उन्होंने बाढ़ के दौरान मोहल्ले में हुए नुकसान का सही सर्वे न करने का आरोप लगाते हुए दोबारा से सर्वे कराए जाने की मांग की। आपको बता दें कि लक्सर कस्बे के दर्जनों महिलाओं पुरुषों ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंच करके प्रदर्शन किया। साथ ही तहसील प्रशासन पर गलत बाढ़ सर्वे को लेकर के आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जब लक्सर कस्बे की भयंकर बाढ़ आई थी तो कस्बे के वार्ड नंबर 10 में आई बाढ़ में भारी नुकसान हुआ था। उनका कहना है कि तहसील मुख्यालय द्वारा जो टीम गठित की गई थी
उनके द्वारा अनेक बाढ़ग्रस्त परिवारों को सर्वे रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने जिलाधिकारी से वार्ड नंबर 10 के सर्वे के लिए फिर से दोबारा टीम गठित करके सर्वे करा करके बाढ़ पीड़ितों को सही मुआवजा दिलाने की बात की। उप जिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने मामले में तत्काल जांच करके कार्रवाई का भरोसा दिया। और जैसे चेक बन जाएंगे तो वितरण की कार्रवाई होगी। उससे पहले ये लोग यहाँ पर आए हैं और इसको भी देखा जाएगा, अगर कहीं पर किसी व्यक्ति का नाम जो फरमाइश अगर छूट गया है तो उसकी जांच कराते हुए पुनः उन लोगों को भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा। शिवनगर वार्ड जो है वार्ड नंबर 10, उसमें बाढ़ का लगभग सबसे ज्यादा मेरा मानना है इधर सोसाइटी रोड की तरफ सबसे ज्यादा पानी था। तो जो जांच टीम है जिसने सर्वे किया है राहत कोष के लिए, उन्होंने जांच सही नहीं की। उसमें काफी लोग लगभग अधिकतर 90% लोग छूट गए हैं जिनके घरों में नुकसान हुआ था। तो आज हम उसी विषय में एसडीएम साहब के सामने अपनी बात रखने के लिए आए थे कि सर्वे को पुनः कराया जाए, जिससे जो लोग हैं पीड़ित लोग सबको उसका आपदा राहत कोष का लाभ मिल सके। जी ना तो हमारे चेक मिल ले, जैसे राशन किट मिली सब ऊपर से आया, सरकार मिलना चाहिए नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। घर घर से कट गई, कोई मिला नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद भी हमें क्या कहा कि बाद में मिलेगा, जाओ खत्म हो गया। ये क्या कहा एसडीएम ने वहां से भी कह दिया। खबर पौड़ी से आपको बता दें, जहाँ पर श्रावण मास में पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा कनीलखंड धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन बसंती बेन पति हसमुख संग पहुंची। इस दौरान उन्होंने मंदिर में महादेव का जलाभिषेक करके परिवार व देश की सुख समृद्धि की कामना की। बसंती बेन इसके बाद पार्वती मंदिर के पास यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बहन शशि देवी से भी मुलाकात की। कुलचेम पूछने के बाद उन्होंने शशि से लंबी बातचीत की। शशि के साथ बिताए पलों को बसंती बेन ने मोबाइल के जरिए भी कैमरे में कैद किया है। वहीं सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी तेज़ी से अब वायरल हो रहा है। वो बोली, उनका भाई पीएम नरेंद्र मोदी सब कुछ त्याग करके देश को, दूसरा भाई सीएम योगी आदित्यनाथ देश के सबसे बड़े राज्य को समर्पित है। मोदी की बहन अपने पति और साथियों के साथ ब्रह्मपुरी स्थित श्री राम तत्स्थल आश्रम में पहुंच करके महंत दयाराम दास की मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में महिला अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में बलात्कार, छेड़छाड़ सहित अन्य महिला अपराध बढ़े हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड व नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार जैसे मामलों को लेकर के उनकी महिला मोर्चा की नेता कुछ नहीं बोलती, जबकि उनके भाषण के एक छोटे से अंश को लेकर के वो सड़कों पर उतर आईं। अब देहरादून में मंत्री आवास के सामने महिला का शव मिलने पर भी भाजपा महिला नेता चुप हैं। मात्र शक्ति सुरक्षित नहीं है। एक आरटीआई के अनुसार 2022 में 872 केसेस महिलाओं के साथ बलात्कार के दर्ज हुए। प्रतिदिन लगभग 3 बलात्कार उत्तराखंड राज्य में हो रही है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि क्या हुआ है, और सबसे चिंता का विषय है कि जो 2021 में 1 का आंकड़ा था वो 3 का हो गया, और इसमें बढ़ोतरी भी हो रही है। उत्तराखंड में मानसून की तेज बारिश के बीच डेंगू, आई फ्लू समेत तमाम बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। अकेले देहरादून की बात करें तो डेंगू के मामले करीब 127 पहुंच गए हैं। इसके साथ ही शहर में वायरल बुखार, डेंगू, टाइफाइड, डायरिया, पीलिया, निमोनिया के मरीज भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अकेले दून अस्पताल की ओपीडी में 2000 और कोरोनेशन अस्पताल में 1000 से ज़्यादा मरीज रोज़ाना पहुँच रहे हैं। मरीजों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं दून अस्पताल के महिला वार्ड में एक ही बेड पर 2 गर्भवती महिलाएं भर्ती हो रही, उसी पर नवजात को भी लिटाना पड़ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
उत्तराखंड में मानसून की तेज बारिश के बीच डेंगू, आई फ्लू समेत तमाम बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। अकेले देहरादून की बात करें तो डेंगू के मामले 127 पहुंच गए हैं। इसके साथ ही शहर में वायरल बुखार, डेंगू, टाइफाइड, डायरिया, पीलिया, निमोनिया के मरीज भी बड़ी संख्या में अस्पताल आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अकेले दून अस्पताल की ओपीडी में 2000 और कोरोनेशन अस्पताल में 1000 से ज्यादा मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। मरीजों का दबाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं दून अस्पताल के महिला वार्ड में एक ही बेड पर 2 गर्भवती महिलाएं भर्ती हो रही हैं। उसी पर नवजात को भी लिटाना पड़ रहा है। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। वहीं कांग्रेस ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार का ध्यान धार्मिक मुद्दों पर ज्यादा है, इसलिए राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बदहाल है। चिकित्सालय की हालत यह है कि एक बेड पर 4 लोग हैं, 2 जच्चा और 2 बच्चा, और आज ही की ये वीडियो है। वहीं दून चिकित्सालय की लिफ्ट के बाहर एक महिला ने प्रसव किया है। उसके अलावा समाचार पत्रों से ये संज्ञान में आया है कि एम्स ऋषिकेश के इमरजेंसी में स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण एक महिला को गाड़ी में प्रसव करना पड़ा। उस मैटर की जो है जांच भी हुई थी और वो जो मैटर सामने आया था वो फॉर द टाइम बिंग के लिए हुआ था। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए बात उठाई जा रही है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जितनी भारतीय जनता पार्टी ने करके दी हैं, आप पहले से कंपेयर कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में कितना काम किया है, कितने हमारे डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, हमारे सभी ट्रेंड जो वहाँ पे टेक्नीशियंस हैं वो हैं। और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है क्योंकि इमरजेंसी जब हो जाती है, जिस प्रकार से महिलाओं का जो प्रसव से रिलेटेड था, तो ऐसी इमरजेंसी में कई बार जो है व्यवस्था उनके द्वारा इस तरीके से करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद जो है सब चीज़ें व्यवस्थित की गई। वहीं पहाड़ों से भी बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की खबरें आ रही हैं, जहां कई किलोमीटर दूर मरीजों को कंधे पर रखकर तीमारदारों को पैदल ले जाना पड़ता है। ऐसा ही कुछ बागेश्वर की कपकोट तहसील के डांगती गांव में देखने को मिला, जहां ग्रामीण डंडी कंडी के सहारे डोली के भरोसे मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर है। 7 किलोमीटर दूर तक मरीज को कंधे पर ग्रामीण लेकर गए। वहीं अब बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर सत्ता पक्ष आ गया है। देखिए, यहाँ मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल भी स्वास्थ्य सेवाओं पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उनका ध्यान जो है यूसीसी लाने में है और जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने में है। मेरे ख्याल से ये उसी का ही आपको एक उदाहरण मिलेगा कि जो हमारे जो मरीज हैं वो परेशान हैं। एक एक बेड में 2-2 मरीजों जो है आप उपचार ले रहे हैं, जो कि अपने आप में निंदनीय है। यहाँ पे सरकार को जो है ये बहुत ही ध्यान देना चाहिए स्वास्थ्य सेवाओं पे, ताकि जो है मरीजों को दर दर ना भटकना पड़े और उनको एक अच्छी स्वास्थ्य सेवा हमारे उत्तराखंड में मिल सके। देहरादून में और पूरे उत्तराखंड में इस वक्त जो स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है, जगह जगह समाचार मिल रहे हैं कि डेंगू की मरीज में इजाफा हुआ है, डेंगू बढ़ रहा है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से आई फ्लू की बीमारी भी बढ़ रही है। तो देखिए, ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इसके हाल बहुत ख़राब हैं और स्वास्थ्य विभाग इस पर बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर बढ़ती बीमारियों के बीच बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं ने मरीजों और तीमारदारों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। ऊपर से डेंगू और आई फ्लू ने सरकार की चिंता बढ़ाने के साथ ही लोगों को भी चिंता में डाल दिया है। हालांकि सरकार ने डेंगू और आई फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों के लिए अलर्ट जारी करते हुए सभी अस्पतालों को तैयार करने के लिए कहा। बावजूद इसके धरातल पर कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।